नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए आज उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करेंगे। अब इस क्वेश्चन में खास बात है कि इसमें हमें ट्रायवलेंस के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी हैं। तो जो स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जो जेके एसएसबी के अंडर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेशक उनको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएंगे, बट इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन में दे रखी है, जो आइटम्स में दे रखी हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू जो उनसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हर लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीटली यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिपेयर करके ही सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर एडजस्ट की जाती हैं। तो आपको भी इसी तरीके से पूरी इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको यहाँ पे हर चीज़ जो है क्लियर होगी। क्योंकि अगर आप खाली थ्योरेटिकली याद रखोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भूल सकती हैं, बट अगर आप उसको प्रैक्टिस में लाओगे तो काफ़ी देर तक आप उसको याद रख सकते हो और इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में भी ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमें क्या क्या इसमें प्रिपेयर करना है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। अब हमें यहाँ पे जो बैलेंसेस दे रखे हैं इसने कुछ डेबिट बैलेंसेस हैं, कुछ यहाँ पे क्रेडिट बैलेंसेस है। कहता है इसको यूज करके आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रिपेयर करना है जो ये 31 मार्च 2019 को खत्म होता है और उसी डेट को हमें यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। अब इसके अलावा कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। तो अब हमें यहाँ पे जो है इन सबको लेके ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो पहले हम कॉलम बना लेते हैं, फिर वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से आइटम जो है इसमें एडजस्ट की जाती हैं। तो इसका जो कॉलम बनेगा इसमें दो साइडें हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो इसमें आ गया पहले हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें डेट का कॉलम नहीं बनता क्योंकि ये क्लोजिंग डेट पे ही बनती है स्टेटमेंट। ऊपर हम इसको लिख सकते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, हर चीज़ आपने ध्यान से देखनी है, ध्यान से यहाँ पे जो है उसको समझना है, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको यहाँ पे जो है इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब इसमें यहाँ पे जो है जैसे आपको पता है कि इसके दो पोर्शन होते हैं, पहला पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट का, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। तो पहले देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स कौन कौन सी हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स चाहिए होती हैं, बट कौन सी? डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट्स हमें यहाँ पे लेके ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी आइटम दे रखी है। तो मेनली हमारी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, जो हमारी डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। ठीक है ना, कि जो प्रोडक्ट हमने बेचा उसकी कॉस्ट वो डेबिट करते हैं, और जो हमारी डायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट है वो मेनली सेल होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के रूप में आ जाता है। बट मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने की जगह क्वेश्चन में अगर यहाँ पे उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं तो हम यहाँ पे सभी यहाँ पे एलिमेंट्स के अलग अलग लेके और यहाँ पे सेल डाल के फिर हम यहाँ पे इसको बैलेंस करके अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। ठीक है, दोनों तरह से ठीक है, चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के ले लो, चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलग अलग एलिमेंट्स लेके यहाँ पे करो, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। बट हम क्वेश्चन के मुताबिक चलते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन दी होगी वैसे में करेंगे। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के दी है फिर तो हम सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे जो ट्रैवल्स दिया है इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, बट इसमें हमें परचेजेस, इसमें हमें यहाँ पे स्टॉक, इसमें हमें यहाँ पे वेजेस अलग अलग दी हैं। तो ये सारी आइटम्स हमें अलग अलग ही लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है ये देखिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ कहता है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 ₹20,000। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ओपनिंग स्टॉक होता है और ये बिगिनिंग की डेट का दिया है। ठीक है ना, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है यहाँ पे शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को और खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को, क्योंकि 31 मार्च 2019 के लिए उसने यहाँ पे ये स्टेटमेंट पूछी हुई है।
तो दैट मीन्स अगर ये 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है तो स्टार्ट कब होगा, अप्रैल 2018 को। तो ये हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, तो इसी पीरियड से रिलेटेड हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो इस पीरियड के बिगनिंग में जो स्टॉक होगा वही हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ये देखो ओपनिंग स्टॉक दिया 20,000, तो लिख देते हैं यहाँ पे ₹20,000, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी परचेजेस। तो परचेजेस यहाँ पे कितनी है, ये दिए परचेजेस 1 लाख। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे परचेजेस रिटर्न है तो वो इसमें से माइनस हो जाती हैं। तो परचेजेस रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यानी कि वो क्रेडिट बैलेंसेस में मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा टू परचेजेस, क्योंकि यहाँ पे जो है रिटर्न आउटवर्ड का बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिट बैलेंस देखो तो वहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड है, तो रिटर्न आउटवर्ड ही परचेजेस रिटर्न होती हैं। तो इसलिए इसको अंदर लिखेंगे परचेजेस 1 लाख, लेस कर देंगे रिटर्न, लेस रिटर्न ये आ गया 5,000, तो माइनस करके बाहर आ गया 95,000, ठीक है। इसके बाद जो बाकी एक्सपेंसेस हैं, बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, 1 बाय 1 वो ले लेंगे। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से और एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा मेन क्या आता है, जैसे वेजेस हो गई, कैरी इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया, या जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो सब डायरेक्ट में आ जाते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी आइटम हमें दे रखी है। तो इसमें सबसे यहाँ दी है वेजेस, तो ले लेते हैं वेजेस, टू वेजेस। अब एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी हैं। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कुछ ट्रांजैक्शन है जो अभी तक हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, ठीक है ना। अगर ये रिकॉर्ड हुई होती फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो यहाँ पे ये ट्रायलेंस के अंदर रिफ्लेक्ट करती, फिर तो हम ट्रायलेंस को देख के सीधा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को प्रिपेयर कर लेते हैं। बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, यानी कि लास्ट डेट पे हमें पता लगा कि यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन भी है जिसकी अभी तक बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो इनको भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट करना है ताकि अपना ट्रू प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट कर सकें। तो इसलिए एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ट्रायलेंस के अंदर जो भी आइटम दी हैं आपने देखना है कि उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नीचे तो नहीं दी है, अगर दी है तो उसको भी साथ साथ एडजस्ट करना है। तो अब हमें यहाँ पे वेजेस लिए, तो देख लेते हैं नीचे वेजेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। यहाँ देखिए नंबर 6 लिखा हुआ, कहता है वेजेस इंक्लूड ए सम ऑफ ₹1,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग ए साइकिल शेड। कहता जो वेजेस है उसमें 1,000 की वेजेस वो है जो आपने यहाँ पे साइकिल शेड की कंस्ट्रक्शन के लिए अमाउंट स्पेंड किया है। तो दैट मीन्स ये जो हमने यहाँ पे साइकिल शेड की कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे वेजेस पे किए हैं, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं या कोई एसेट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो भी हम एक्सपेंस इनकट करते हैं वो उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो जो भी हम यहाँ पे एसेट के लिए कॉस्ट इनकट करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो बैलेंस शीट में आता है, वो यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो वेजेस हमने यहाँ पे साइकिल शेड के लिए पे किए हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि साइकिल शेड जो है हमारी एसेट है, यानी कि हमारी बिल्डिंग का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वेजेस जो है कहता है आपने यहाँ पे जो 1,000 की वेजेस है वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो वो इसमें से माइनस कर देनी है। तो माइनस करके यहाँ पे ये बैलेंस शीट में हम यहाँ पे जो है बिल्डिंग में ऐड कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे वेजेस देख लेते हैं कितनी है, 5,000, इसको अंदर लिखेंगे, लेस वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल शेड। तो जो साइकिल शेड की कंस्ट्रक्शन के लिए हमने वेजेस यहाँ पे इनकट किए हैं वो इसमें से लेस कर देंगे, ये आ गया 1,000, तो माइनस करके कितना आ गया 4,000। अब और देख लेते हैं कि और हमारे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। सैलरी नहीं है, फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर जो है ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि फ्यूल और पावर हम कहाँ यूज़ करते हैं, फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। पावर का मतलब जो मशीनें चलाने के लिए हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो लार्ज स्केल की है उस केस में फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से पहले प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस हैं फिर वो उसमें आते हैं, फिर यहाँ नहीं आएंगे। बट फिलहाल यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही हम यहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम अलग से नहीं बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसमें हमारा फ्यूल एंड पावर आ गया 5,000, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5,000। इसके अलावा और एक्सपेंसेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके बाद आ गया कैरी आउटवर्ड। अब जो कैरेज का मैं आपको बता चुका हूँ, दो टाइप की हो सकती है, इनवर्ड्स और आउटवर्ड। कैरी इनवर्ड का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पे गुड्स यहाँ पे मार्केट से परचेज करते हैं
और उसको अपने गोडाउन तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं, अगर गुड्स बाय रोड आते हैं उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम पे करते हैं उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। अगर हम यहाँ पे अपने कस्टमर को डिलीवरी करते हैं, उसकी होम डिलीवरी करते हैं, उसके लिए जो कैरेज हम पे करेंगे, अगर बाय रोड हम डिलीवरी कर रहे हैं तो जो कैरेज हम पे करेंगे उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड परचेज पे होता है, कैरेज आउट सेल पे होता है, और जो एक्सपेंस परचेजेस पे होता है वो डायरेक्ट होता है, जो सेल पे होगा वो इनडायरेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे जो कैरेज आउटवर्ड है ये हमारा सेल एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, छोड़ दो फिलहाल। और देख लेते हैं और कौन सा है, कैरेज इनवर्ड। हाँ ये डायरेक्ट है तो ये यहाँ पे लेंगे टू कैरेज इनवर्ड्स। अब कैरेज इनवर्ड जो है वो कितना है 5000, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला नहीं है। अब क्रेडिट बैलेंसेस में देख लेते हैं कि कोई ऐसी आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। मेन हमारी सेल होती है और सेल में दे रखे 1,50,000, और सेल के टाइम भी आपने ध्यान रखना है कि इसकी रिटर्न तो नहीं दी है, अगर रिटर्न दी है तो उसमें से लेस करना है, और इसकी रिटर्न का बैलेंस कहाँ दिया होगा, डेबिट साइड। तो यहाँ था कहीं पे देखो रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड जो है वो सेल रिटर्न ही होती है, तो इसको हम सेल में से माइनस कर देते हैं, लेस रिटर्न, क्योंकि हमें नेट सेल और नेट परचेजेस ही लेनी होती हैं 5000। तो माइनस करके ये कितना आ गया, वहाँ आ गया 1,45,000। इसके अलावा फिर मेन आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नॉर्मली ट्रैवलर्स के अंदर नहीं होता है, वो उसी केस में यहाँ पे आ सकता है अगर हम ट्रैवलर से पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर लें, अदरवाइज वो नीचे में दिया होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे नीचे ही दिया है, कहता है स्टॉक एट हैंड ऑन 31 मार्च 2019, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है वो आ गया यहाँ पे ₹30,000 बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब इसको बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकल आएगा। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट बड़ी है, क्रेडिट छोटी है तो ग्रॉस लॉस। तो फिलहाल क्रेडिट साइड ही बड़ी नजर आ रही है, 1,75,000 है, 1,75,000, ठीक है। तो ये साइड हमारी छोटी नजर आ रही है, कितना आ गया 1,29,000, तो ये डिफरेंस आ गया 46,000। तो यानी कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कितना आ गया 46,000, ठीक है। अब इसको हम नीचे ब्रॉड डाउन करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट का खत्म हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। अब जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हमने कैरी डाउन कर दिया, यानी कि अगली स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अगली स्टेटमेंट इसके बाद कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो हम साथ ही बनाते हैं। अब कैरी डाउन यहाँ पे हुआ तो ब्रॉड डाउन कहाँ होगा, क्रेडिट साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ये आ गया 46,000, ठीक है। अब उसके बाद बाकी हमारे जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट इनडायरेक्ट नेचर की हैं वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं, ठीक है ना, जो कॉमन नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। अब देख लेते हैं कि ट्रैवलर्स के अंदर कौन कौन से हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या इनडायरेक्ट इनकम है, वो सब इसमें आएंगी, ठीक है। तो ऐसा कर लें, इसको रब कर लेते हैं। तो देख लो, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको रब कर देता हूँ। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने ब्रॉट डाउन किया है, ठीक है। पहले वो लिख लेते हैं, यहाँ आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये आ गया 46,000, ठीक है। अब उसके बाद जो बाकी आइटम्स हैं वो ले लेंगे। अब ट्रायल के अंदर देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो अब इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन सा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आ गया सैलरीज। सैलरी जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो यहाँ लिख देंगे सैलरीज। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, नीचे देखना है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है इसके बारे में। तो देखो यहाँ पे सैलरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ लिखा हुआ है सैलरीज अनपेड ₹3,000। तो सैलरीज कहता है आपकी 3,000 अनपेड है, मतलब आपने 3,000 की सैलरी पे नहीं की। तो कोई भी एक्सपेंस अगर हमारा अनपेड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम अपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जिस ईयर का हम प्रिपेयर करते हैं उस ईयर के सारे एक्सपेंसेस, उस ईयर की सारी इनकम, चाहे हमने वो एक्सपेंस पे किया है अभी चाहे नहीं किया है, इनकम रिसीव की है नहीं की है, वो सारी की सारी एक्सपेंस और इनकम हम यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेते हैं। क्योंकि सारे एक्सपेंस और इनकम लेके तभी हम अपना रियल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पे किया नहीं किया उससे फिलहाल यहाँ पे कोई मतलब नहीं।
तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस अगर आपका आउटस्टैंडिंग होगा, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपने अभी तक यहाँ पे जो है इस साल से बिलोंग करता है वो आपने पे नहीं किया है, अगर वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है तो उसको आपने यहाँ पे जो है इसमें एडजस्ट करना है। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, जितना एक्सपेंस आपने पे किया है उसमें यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी हमारी यहाँ पे जो पे की है ट्रैवलर्स के मुताबिक वो है 15,000, तो इसको अंदर लिखेंगे, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग है वो इसमें ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग O/S करके, तो ये आ गया 3,000। तो ऐड करके हमारी टोटल सैलरी कितनी बनी 18,000। तो याद रखना कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो हमें उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम ट्रीट करते हैं। ऐसे कोई भी इनकम हमारी अक्रू होगी, यानी कि इनकम हमारी यहाँ पे इस साल हमने अर्न की है बट अभी तक हमने रिसीव नहीं की, तो अगर कोई ऐसी इनकम होगी उसको भी हम यहाँ पे जो है ऐड करते हैं, ठीक है। अगर वो कुछ इनकम हमने रिसीव किया कुछ रिसीव नहीं किया है तो जो रिसीव किया उसमें जो रिसीव नहीं किया वो ऐड करके बाहर लिखेंगे। तो अगर खाली क्वेश्चन में ऊपर कुछ नहीं दिया, नीचे दिया कि आउटस्टैंडिंग है या एक्रूड है, तो फिर हम सीधा उसको यहाँ लिख सकते हैं। अब सैलरी के बाद नेक्स्ट आ गया हमारे यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस जो होते हैं ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब जनरल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिनके लिए कोई हम यहाँ पे अलग से अकाउंट ओपन नहीं करते, ठीक है ना। कोई अप्रोप्रिएट हेड नहीं होता तो उसको एक ही कॉमन अकाउंट के अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है। जैसे 20, 30, 40 रुपए का खर्च हो गया, 100, 150 रुपए का खर्च हो गया जिसके लिए अलग से अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको हम एक ही हेडिंग के अंदर रख देते हैं और उसको नाम दे देते हैं जनरल एक्सपेंसेस का। इसको हम जनरल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, इसको हम सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, मेसलिनियस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, तो कोई भी नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए जनरल एक्सपेंसेस हमारे यहाँ आ गए। नीचे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए सीधा बाहर। अब जनरल एक्सपेंसेस के बाद आ गया इंश्योरेंस, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू इंश्योरेंस। अब इसका देखना है कि नीचे कोई इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में, तो देखो लास्ट में से नंबर 5 दिया है, कहता है इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड ₹1,000। इंश्योरेंस जो है वो आपका 1,000 अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रीपेड, यानी कि एडवांस में पे किया हुआ। कोई भी एक्सपेंस अगर हम एडवांस में पे करते हैं उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इंश्योरेंस प्रीपेड है या इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है एक ही बात है, यानी कि ये वो इंश्योरेंस का प्रीमियम है जो हमने एडवांस में पे किया है। अब इसको कैसे ट्रीट करना है, एडवांस में पे करने का मतलब हो गया कि ये जो एक्सपेंस है ये इस ईयर से बिलोंग नहीं करता, ये नेक्स्ट ईयर का हमने इस साल पे कर दिया है। अगर ये नेक्स्ट ईयर का है तो नेक्स्ट ईयर के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये आना चाहिए, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये नहीं आना चाहिए। बट जब हमने इंश्योरेंस पे किया होगा उस समय में बुक में उसकी एंट्री रिकॉर्ड की होगी, तो उसमें हमने यहाँ पे पूरे इंश्योरेंस की एंट्री रिकॉर्ड की होगी जितना पे किया है, और वो ट्रैवलर्स के अंदर आ चुका है, वो है 2,000। अब अगर हमें लास्ट में ये पता लगता है कि भाई इसमें कुछ हमारा यहाँ पे जो एक्सपेंस ऐसा है जो हमने एडवांस में पे कर दिया है वो इसमें से लेस कर देंगे, ताकि इसी पीरियड का एक्सपेंस लेके हम यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो याद रखना जो प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी होगा उसको हमें यहाँ पे इसमें से लेस कर देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड, प्रीपेड एक्सपेंस होगा उसको लेस। ऐसे अगर कोई इनकम एडवांस में रिसीव कर ली है तो उसको भी हम यहाँ पे लेस करेंगे, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट सेम है। तो इंश्योरेंस जो है ये अंदर लिखते हैं 2,000, अब इसमें से लेस कर देते हैं जो प्रीपेड है, इसको अनएक्सपायर्ड लिख सकते हैं, प्रीपेड भी लिख सकते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज दी है उसके मुताबिक हम चलते हैं, तो ये आ गया हमारे यहाँ पे 1,000 अनएक्सपायर्ड, तो बाहर आ गया 1,000, ठीक है। नेक्स्ट इंश्योरेंस के बाद हमारा आ गया वेजेस आ चुका है कैरेज आउटवर्ड। अभी मैंने समझाया इसके बारे में कि कैरेज आउटवर्ड जो है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया कैरेज आउटवर्ड्स। अब कैरेज आउटवर्ड आ गया हमारा 3,000, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सीधा बाहर। इसके अलावा मशीनरी इसमें नहीं आता, फर्नीचर, फ्री होल्ड लैंड नहीं आएगा, सन्ड्री डेटर्स नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। कैरी इनवर्ड आ चुका है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है ये हमारा डेबिट बैलेंस इसमें दिया है, दैट मीन्स हमारा एक्सपेंस। याद रखना एक्सपेंसेस और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो यानी कि जो डेबिट बैलेंसेस दिए हैं इसमें से हमारे एक्सपेंसेस या एसेट्स निकलेंगी, और जो लाइबिलिटीज और इनकम्स होती हैं उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए जो क्रेडिट बैलेंस है इसमें हमें यहाँ पे जो है इनकम और लाइबिलिटीज का पता लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो डेबिट साइड दी है, तो हमारा एक्सपेंस तो यहाँ आ गया टू इंटरेस्ट, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इसकी, तो इसलिए यहाँ पे ये सीधा बाहर आ गया 1,000। इसके अलावा पेटेंट्स, कॉपीराइट ये भी हमारी एसेट है। ड्राइंग, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स हमारा लॉस होता है जो डेटर्स के कारण होता है। अगर अपने कस्टमर को हम क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं तो अगर कल को वो पेमेंट नहीं देता उस केस में जो लॉस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, ठीक है। और जिसको हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया होता है उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स।
DEBTORS, बट इसमें इसको हम यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं डेटर्स, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो उसका लॉस होगा उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स, इसमें बी जो है साइलेंट रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो बैड डेट्स है ये हमारा बिजनेस का लॉस है। 1000 हमें अपने डेटर से नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ पे अगर ये बिजनेस का लॉस है तो यहाँ पे हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा ताकि हमारा सही प्रॉफिट या लॉस निकल सके। तो बैड डेट्स जो है एज ए लॉस यहाँ पे आ गया 1000, ठीक है। अब इसके अलावा अब आगे क्रेडिट बैलेंसेस। अब क्रेडिट बैलेंसेस हमारी क्या निकल सकती है, इनकम। तो देखते हैं कोई इनकम है इसमें, रिटर्न आउटवर्ड आ चुका है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमारी इनकम है। तो इंटरेस्ट अगर हमने रिसीव किया है तो इनकम, और इनडायरेक्ट इनकम है क्योंकि इसका लिंक हमारी इन्वेस्टमेंट से है, इसका लिंक हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी से नहीं है। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे 6000, इसलिए ये इनडायरेक्ट इनकम। ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव किया है, ये भी यहीं पे आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अब जो डिस्काउंट हमने रिसीव किया है वो कितना है 2000, तो यहाँ पे आ गया 2000। इसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर, सेल कैपिटल ये हमारे यहाँ पे नहीं आई, सेल तो आ चुकी है ऑलरेडी। अब ऐसा करते हैं इसको टिक कर लेते हैं ताकि पता लग जाए कि हमने कौन कौन से आइटम लिया, कौन कौन से हमने छोड़ दिया है। तो ये अभी आ गया, इधर कैरेज आ गया, हमारा इंटरेस्ट भी आ गया, इधर बैड डेट्स भी आ गया, इधर परचेजेस भी आ गया, सैलरीज भी आ गया, फ्यूल, पावर, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, वेजेस, कैरी ओवर, स्टॉक भी आ चुका है, रिटर्न का भी हो गया। तो अब ये बाकी आइटम्स बची हैं तो ये बैलेंस शीट वाले होंगी। अब नीचे देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसी आइटम तो नहीं है जो हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगी। स्टॉक हमारा आ चुका है, हाँ नंबर सेकंड कहता है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। कहता है आपने मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। और मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। वैसे इसका ये अलग से टॉपिक है, पूरा डिटेल में पढ़ने वाला है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब डेप्रिसिएशन करेंगे। फिलहाल शॉर्टकट में आपको मैं फिर बता दूं थोड़ा शॉर्ट में कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब हम अपनी टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है ना, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मतलब बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, तो जब ऐसी एसेट हम यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करने से इसकी बियर एंड टियर के कारण, इनकी पुरानी हो जाने के कारण इनकी वैल्यू में कमी आती है। तो इनकी बियर एंड टियर के कारण जो इनकी वैल्यू में कमी आती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी के लिए डिफरेंट फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर जो हमने कॉस्ट इनकर्ड की होती है तो उसके ऊपर यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे जो है उसमें लॉस होता है। तो वो लॉस जो है वो भी हमारा बिजनेस का लॉस माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी हमारी फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होगी वो भी हम यहाँ पे जो है अपने बिजनेस एक्टिविटी का लॉस मान के यहाँ पे अपनी इनकम में से चार्ज करेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को हम लॉस भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर है। तो जितने भी टेंजिबल फिक्स एसेट होंगी उनके ऊपर क्वेश्चन में अगर डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है कि भाई आपने इस एसेट के ऊपर इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो वो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके यहाँ पे डेबिट करनी है, ठीक है। वैसे तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, फिलहाल यहाँ पे उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे हमें रेट दिया होता है और रेट हमें सीधा यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर वैल्यू दी होती है एसेट की उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो फिलहाल यहाँ पे इसका जो मेथड्स है उनकी जरूरत हमें कम ही पड़ती है, या क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि ये मेथड आपने यूज़ करना है फिर उसके मुताबिक हम चलते हैं। तो जब क्वेश्चन में आएगा फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड जो है कैसे यूज़ करके हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे मेथड की कोई बात नहीं है, सीधा उसने लिखा है कि आपने मशीनरी की 10% डेप्रिसिएशन लेनी है और फर्नीचर की 20%। तो जो यहाँ पे जो ट्रायल्स के अंदर उसकी वैल्यू दी होगी उनके ऊपर ये रेट अप्लाई करके हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। और डेप्रिसिएशन जो है ये हमारा एक्सपेंस है, हमारा लॉस है, तो इसलिए डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मशीनरी कितने की है, मशीनरी है 20,000 की। अब 20,000 का हम निकालेंगे यहाँ पे 10%, ये आ गया 2,000। ऐसे ही हम निकालेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब जो फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है वो भी 20% है और 10,000 का 20% निकालेंगे तो ये आ गया हमारा 2,000, ये भी 2,000 आ गया, ठीक है। दोनों की डेप्रिसिएशन हमारी 2,000 आ गई। इसके अलावा यहाँ पे इसने नंबर 3 एक और चीज़ दे रखी है, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ ₹1,000। कहता है आपने पेटेंट्स भी 1,000 राइट ऑफ करने हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ऊपर पेटेंट्स दिया 10,000, इसमें से 1,000 राइट ऑफ करना है। अब ये क्या चीज़ हुई, पहले तो आपको पेटेंट्स का पता होना चाहिए कि पेटेंट्स कॉपीराइट जो है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, ठीक है ना। पेटेंट्स क्या होते हैं, अब देखो अगर हमने कोई इन्वेंशन की है, किसी चीज़ का आविष्कार किया है, कोई हमने फार्मूला बनाया है और हम चाहते हैं यहाँ पे कि कोई इसका यहाँ पे जो है इसको चुरा के यहाँ पे यूज़ ना करे,
हमारी परमिशन के बिना यहाँ पे कोई इसको यूज़ ना करे या इसको कोई चुरा के ना ले जाए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ हम लीगल एक्शन लें। इसके लिए हमें यहाँ पे उस इन्वेंशन को अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाना होगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने पेटेंट एक्ट बना रखा है, जिसके तहत हम अपनी इन्वेंशन को जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे उस एक्ट के मुताबिक जो फॉर्मेलिटीज़ हम पूरी कर लेते हैं तो हम यहाँ पे जो है अपने इन्वेंशन को यहाँ पे जो है उस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद उस इन्वेंशन के ऊपर हमारा एक्सक्लूसिव राइट बन जाता है, यानी हम उसके एक्सक्लूसिव ओनर बन जाते हैं, हमारा एक स्पेशल राइट बन जाता है। वो जो हमारा यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट बनता है, हमारा यहाँ पे जो स्पेशल राइट बनता है कि हमारे अलावा यहाँ पे उसको कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं पेटेंट राइट। ठीक है, पेटेंट राइट या खाली पेटेंट। ऐसे ही कॉपीराइट भी होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई बुक लिखते हैं, कोई हमने यहाँ पे नॉवल लिखा है, स्टोरी लिखी है या कोई म्यूजिक कंपोज किया है, और हम चाहते हैं कि दूसरा यहाँ पे हमारी परमिशन के बिना उसको यूज़ ना कर सके, अगर करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने कॉपीराइट एक्ट बना रखा है, जिसके तहत हम यहाँ पे जो है अपने लिटरेचर को, यहाँ पे अपने सॉन्ग को जो भी हमने लिखा है उसको हम रजिस्टर करवा सकते हैं। तो जब हम उसको रजिस्टर करवाते हैं उस एक्ट के अंदर, तो हमारा यहाँ पे उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट बन जाता है, उसको बोलते हैं कॉपीराइट। ठीक है, तो कॉपीराइट या पेटेंट जो है ये एक टाइप के स्पेशल राइट होते हैं जो ओनर को दिए जाते हैं एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये हमें दिखाई नहीं देता राइट, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए हम इनको बोलेंगे इंटेंजिबल। और क्योंकि ये हमारी एक तरह की प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करके हम यहाँ पे जो है फ्यूचर में यहाँ पे जो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे एसेट्स, यानी कि ये बन गई हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे पेटेंट्स भी दिया हुआ है और कॉपीराइट भी दिया हुआ है। अब पेटेंट्स के बारे में उसने नीचे लिखा हुआ है, कहता आपने यहाँ पे जो है 1000 पेटेंट जो है राइट ऑफ करना है। अब 1000 का अगर पेटेंट राइट ऑफ करना है, इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो पेटेंट्स के लिए अगर हमने यहाँ पे जो है कॉस्ट इनकर्ड की है, अब पेटेंट के लिए कॉस्ट क्या इनकर्ड होगी? अगर हमने यहाँ पे जो है किसी दूसरे का पेटेंट परचेज किया है, अगर किसी दूसरे का पेटेंट हमने परचेज किया है, यानी कि पेटेंट दूसरे से परचेज किया, उसके लिए जो पेमेंट की होगी वो हमारी कॉस्ट होगी। और अगर हमने यहाँ पे खुद इन्वेंशन की है तो पेटेंट करवाने के लिए जितना हमने खर्च किया होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन फी, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे खर्चा, उसके लीगल चार्ज जितने भी हैं, तो वो सारा उसकी कॉस्ट में आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है जो भी हमने पेटेंट के ऊपर खर्च किया होगा, तो इसका मतलब वो हमारी एसेट के ऊपर खर्च किया हुआ एक्सपेंडिचर है। और क्योंकि हमने यहाँ पे एक एसेट यहाँ पे क्रिएट कर ली, जिसको यूज करके हम फ्यूचर में यहाँ पे जो है अपनी बिजनेस की एक्टिविटी करेंगे ये और इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे, यानी कि प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इसका मतलब ये हमारी यहाँ पे जो है ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमने आज की, और इसका बेनिफिट हमें यहाँ पे अगले कई सालों तक मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है क्योंकि हमने ये एक्सपेंस इनकर्ड किया है, तो ये जो खर्चा है ये भी हमें अपनी इनकम में से चार्ज करना है। जैसे हम बाकी एसेट्स के लिए खर्च करते हैं, उनके लिए अमाउंट चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन के रूप में। ऐसे जो हमने इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ पे जो है इसके लिए खर्चा किया हुआ है, इसके लिए कॉस्ट इनकर्ड की है, इसको भी हमें धीरे धीरे करके अपनी इनकम में से चार्ज करना होता है, ताकि हमारी जो कॉस्ट हमने इनकर्ड की है वो रिकवर हो सके। ठीक है, अब इसमें और जो हमारी टेंजिबल फिक्स एसेट है उसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो टेंजिबल फिक्स एसेट है जब उसको हम यूज करते हैं उसकी बियर एंड टियर के कारण उसकी वैल्यू में कमी आती है, जबकि इसकी यहाँ पे कोई बियर एंड टियर नहीं होती। ठीक है ना, पेटेंट्स या कॉपीराइट जो है इसका कोई हिसाब नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे जब इनके लिए हम अमाउंट चार्ज करते हैं, इंटेंजिबल फिक्स एसेट के लिए जब अमाउंट चार्ज करते हैं, इसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। ठीक है, एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है इंटेंजिबल कॉस्ट, जो इंटेंजिबल एसेट है उसकी कॉस्ट को उसकी इकोनॉमिक लाइफ, उसकी लीगल लाइफ में यहाँ पे इक्वली डिवाइड करना। ठीक है, लीगल लाइफ का मतलब कि जिस एक्ट के अंदर इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है वहाँ पे ये प्रिस्क्राइब होता है कि भाई कितने सालों तक यहाँ पे जो ये इन्वेंशन है इसके ऊपर आपका एक्सक्लूसिव राइट रहेगा। जैसे पेटेंट के केस में होता है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद यहाँ पे जो है पब्लिक डोमेन में वो चीज़ आ जाती है, तो पब्लिक में से कोई भी यहाँ पे उस इन्वेंशन को यूज़ कर सकता है अपने फायदे के लिए। बट 20 ईयर्स तक यहाँ पे जो है एक्सक्लूसिव राइट यहाँ पे जो है पेटेंटी को दिया जाता है। पेटेंटी का मतलब जिसने पेटेंट करवाया होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है एमोर्टाइजेशन का मतलब हो गया कि जब भी हम इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट को उसकी लीगल लाइफ, यानी कि कानून के अंदर जो उसकी लाइफ प्रिस्क्राइब की गई है, या उसकी इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि जितनी देर उसको हम इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब जितने उसको यूज़ करके हम इनकम अर्न कर सकते हैं। तो जो भी हमारी यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स होगी उसकी जो लीगल लाइफ होगी या इकोनॉमिकल लाइफ होगी,
उसकी लाइफ में यहाँ पे उसकी कॉस्ट को यहाँ पे डिवाइड करने को हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, इक्वली डिवाइड करने को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे 10,000 मैंने पेटेंट के लिए खर्च किया है, अब इसकी लाइफ है 20 ईयर्स, तो इसका मतलब अब इसको हम 20 ईयर्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पेटेंट्स का बेनिफिट हमें यहाँ पे एक ही साल में ना मिलके 20 सालों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि इसको हम एक ही साल की इनकम में से चार्ज करें। तो इसको भी हम यहाँ पे जो है 20 ईयर्स में डिवाइड कर देंगे इसकी कॉस्ट को, तो हर साल जो इनकम अर्न करेंगे उसमें से यहाँ पे एज ए एक्सपेंस यहाँ पे इसको हम चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे क्यों डेप्रिसिएशन या जो इंटेंजिबल एसेट इनकी अमोर्टाइजेशन करते हैं। तो फिर भी जब हम डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर करेंगे उसमें डिटेल में फिर चीज़ें डिस्कस होंगी। तो फिलहाल इतना जान लो कि जो हमारी यहाँ पे टेंजिबल फिक्स एसेट होती हैं, जब उनके लिए उनकी कॉस्ट के लिए जो भी हम उसके ऊपर कॉस्ट इनकट करते हैं, जब हम यहाँ पे अपनी इनकम में से उसको चार्ज करते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होती हैं जब उनके लिए अमाउंट चार्ज किया जाता है इनकम में से उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। डेप्रिसिएशन जो है ये एसेट की वियर एंड टियर के कारण होती है, जबकि अमोर्टाइजेशन जो होती है वो क्या होती है कि इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को उसकी लाइफ में इक्वली डिवाइड करना। तो फिलहाल यहाँ पे जो है इनका ट्रीटमेंट सेम है। तो इसने क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ कि जो 10,000 के पेटेंट्स हैं उसमें से आपने 1,000 राइट ऑफ किया इस साल, यानी कि इस साल हमने यहाँ पे उसको अपना एक्सपेंस मान के अपनी इनकम में से चार्ज किया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2 पेटेंट्स, तो इसके आगे हम लिख देते हैं रिटर्न ऑफ। तो जो एसेट हम अमोर्टाइज करते हैं उसके आगे हम वर्ड यूज करते हैं रिटर्न ऑफ, कि ये जो एक्सपेंस है ये हमने अपनी इनकम में से चार्ज कर लिया, इनकम में से हमने राइट ऑफ कर लिया। कितना आ गया 1,000, ठीक है। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। पेटेंट का हो गया, सैलरी अनपेड हो गया, वेजेस का भी हो गया, बस ये। अब इसको बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके हमारा प्रॉफिट जो लॉस निकल आएगा। तो देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। क्रेडिट साइड बड़ी होगी, डेबिट छोटी होगी तो प्रॉफिट, अगर डेबिट बड़ी होगी क्रेडिट छोटी होगी तो लॉस। तो फिलहाल क्रेडिट साइड यहाँ पे जो है वो बड़ी नज़र आ रही है, चलो फिर भी देख लेते हैं। ये 54 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये 30 आ रहा है। तो प्रॉफिट आ गया हमारा 24,000। जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आ गया 24,000 टू नेट प्रॉफिट ₹24,000, ठीक है। अच्छा, टोटल इसका आ गया 54,000, दोनों तरफ लिख देते हैं 54,000। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो तैयार हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो मेन चीज़ें समझने वाली थी वो थी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेटेंट्स, कॉपीराइट या उसका जो अमोर्टाइजेशन है, ठीक है, या ये जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड कर रखा है। तो ये मेन चीज़ें थी, मेन जो इन्फॉर्मेशन थी जिनके बारे में आपको यहाँ पे जो है पूरा पता होना चाहिए। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करते हैं वो भी हम देखते हैं अभी। तो बैलेंस शीट के लिए कॉलम ऐसे बनते हैं। तो बैलेंस शीट जो है ये किसी पर्टिकुलर डेट को बनती है, ये किसी ईयर से बिलोंग नहीं करती। ये चीज़ आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। तो ऊपर हम इसको लिख देते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2019 की ये बैलेंस शीट जो है ये 31 मार्च 2019 को बनाई जा रही है और ये किसी ईयर से बिलोंग नहीं करती। इस डेट तक जितनी एसेट जितनी लाइबिलिटी होगी स्टार्टिंग से लेके अब तक, ठीक है, अगर हमारे ट्रायल के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं तो वहाँ पे हमें शो करनी है। तो इसमें सबसे पहले आ गया इसमें लाइबिलिटीज, फिर आ गया अमाउंट, फिर आ गई हमारी एसेट्स, फिर आ गया अमाउंट। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी है। पहले लाइबिलिटी देख लेते हैं। लाइबिलिटी में सबसे पहले हमारी क्या आती है, कैपिटल। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है, कैपिटल दिया 2 लाख। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कैपिटल। तो कैपिटल अंदर आ गया 2 लाख। अब इसमें हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो लेस करेंगे। तो प्रॉफिट हमारा 24,000 था, तो दोनों को ऐड करके आ गया 2,24,000 अंदर ही।
अगर ड्राइंग्स होंगी, अगर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा हमने विड्रा किया वो इसमें से लेस करेंगे। तो ड्राइंग्स जो है देखो है, और ड्राइंग का जो है वो डेबिट बैलेंस होता है, ये याद रखना। ड्राइंग जो है वो एक तरह की एसेट है बिजनेस के लिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो उसको हम एसेट साइड भी लिख सकते हैं ड्राइंग्स को, या कैपिटल से भी लेस भी कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम इन प्रैक्टिस को कैपिटल में से ही लेस करते हैं, लेस, क्योंकि ड्राइंग का मतलब होता है जो ओनर ने पैसा निकाला बिजनेस से, तो एक तरह से बिजनेस ने ओनर से इतना पैसा लेना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है उसकी एसेट ट्रीट की जाती है। तो ड्राइंग जो है ये 5000 आ गया, तो बाहर आ गया 2,19,000, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा और हमारे यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब जिनसे हमने क्रेडिट लिया हुआ है, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं, तो जब तक इनकी पेमेंट नहीं करते तब तक ये हमारी लाइबिलिटी 90,000। इसके अलावा क्रेडिटर्स भी आ गया, कैपिटल भी आ गई। नीचे देख लेते हैं एडिशनल परमिशन, सैलरीज अनपेड है, ठीक है। कोई भी एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग है जो अभी तक हमने पे नहीं किया, जब तक पे नहीं करेंगे हमारी वो करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है, लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमारी सैलरीज आउटस्टैंडिंग थी, तो यहाँ पे आ गया सैलरीज आउटस्टैंडिंग। अब सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितनी है, 3000, ये आ गया 3000, ठीक है। कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा हमारी लाइबिलिटी, और क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही पे करनी है तो इसलिए करंट लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे आ गया। इसके अलावा और दूसरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब एसेट साइड देख लेते हैं कि एसेट्स कौन कौन सी हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी हमारी एसेट होती है बट करंट होती है। पहले हम ऐसा करते हैं फिक्स्ड एसेट ले लेंगे, बाद में करंट ले लेंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप या इंडिविजुअल कंसर्न के केस में, कंपनी के केस में जो है हेडिंग वाइज चलना पड़ता है। तो इसमें ये आ गया पहले मशीनरी, तो पहले हम फिक्स्ड ही लेते हैं मशीनरी। अगर किसी भी फिक्स टेंजिबल एसेट की डेप्रिसिएशन होगी, हमने यहाँ पे जो है अपनी बुक्स में यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज की है, तो वो हमें यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू में से लेस कर देनी है, एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास मशीनरी की भी डेप्रिसिएशन है और फर्नीचर की भी डेप्रिसिएशन जो हमने इस साल के लास्ट में चार्ज की, तो इसलिए यहाँ पे जो मशीनरी की बिगनिंग की वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो उसकी क्लोजिंग वैल्यू निकल आएगी। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो वैल्यू दी होती है एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस वो बिगिनिंग वाले होते हैं, ठीक है। और इस ईयर यहाँ पे कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिसके कारण एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई है, तो उसको मैं यहाँ पे साथ साथ एडजस्ट करना है, ठीक है। अब क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये वो इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रांजैक्शन जो अभी तक बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसलिए इनकी एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। अगर इनकी रिकॉर्डिंग की होती तो फिर ऑलरेडी ये ट्रायल्स में आई होती। रिकॉर्डिंग का मतलब ऑलरेडी अकाउंट्स के अंदर आ चुका है, एडजस्टमेंट हो चुकी है, फिर हमें खाली ट्रैवल्स के जरिए ही करना है, फिर नीचे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। बट अगर दी है तो इसका मतलब यही है कि ये ट्रांजैक्शन अभी तक बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए इनकी एडजस्टमेंट हमें जरूरी करनी होती है। तो क्योंकि ये डेप्रिसिएशन नीचे दी है, इसका मतलब अभी तक जो हमने डेप्रिसिएशन लास्ट में चार्ज किया बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे जो मशीनरी की बिगनिंग वैल्यू 20,000, उसमें से इसको माइनस करके देखना कि आज क्लोजिंग डेट पे उसकी क्या वैल्यू बची, और जो जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट को जितनी हमारी एसेट्स और लायबिलिटी होती है वही इसमें हम शो करते हैं। तो मशीनरी हमारी आ गई 20,000, अंदर लिखेंगे। अब इसमें लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब इसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी, 2,000 ही बनी होगी, ये आ गया 18,000, मतलब 2,000 ही थी। मशीनरी के बाद आ गया फर्नीचर। अब फर्नीचर जो है इसको भी सेम ऐसे ही ट्रीट करना है। फर्नीचर जो है ये 10,000 है, इसमें से लेस कर देंगे इसकी डेप्रिसिएशन। अब इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो थी 20%, यानी कि वो भी 2,000 ही थी, तो ये आ गया 8,000। फर्नीचर के बाद आ गया फ्री होल्ड लैंड। तो फ्री होल्ड लैंड भी हमारी एसेट ही है, फ्री होल्ड लैंड, ठीक है, खाली लैंड लिखा है, फ्री होल्ड लैंड लिखा है, एक ही बात है, 1 लाख, ये आ गया। फ्री होल्ड लैंड के बाद सन्ड्री डेटर्स है, बाद में लेते हैं। ये पहले फिक्स एसेट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट भी है, बिल्डिंग भी है। चलो पहले बिल्डिंग ले लेते हैं। बिल्डिंग की कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, बट बिल्डिंग से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन थी कि हमने जो साइकिल शेड बनाया है उसके लिए जो वेजेस पे किए वो 1,000 है, जो हमने ऊपर लेस की यहाँ पे बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि साइकिल शेड जो बिल्डिंग का हिस्सा है। तो जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंस होगा तो इसमें ऐड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये आ गया 1,000, बाहर आ गया 51,000। बिल्डिंग के बाद हमारा आ गया पेटेंट्स,
तो पेटेंट्स जो थे हमारे 10,000 है, इसमें से 1,000 में राइट ऑफ कर लिया, यानी कि 1,000 हमने एज ए एक्सपेंस अपनी इनकम में से चार्ज कर लिया। पीछे पेटेंट्स कितने रह गए? 9,000। तो जो भी हमने एसेट अमोर्टाइज की होगी उसकी जितनी अमोर्टाइजेशन है वो माइनस करके जो बाकी वैल्यू बची वो हमें यहाँ पे शो करनी है। अब हमारे पेटेंट जो 9,000 के रह गए हैं। ऐसे ही कॉपीराइट आ गया, बट कॉपीराइट को हमने अमोर्टाइज नहीं किया हुआ इसमें, तो जितनी उसकी ट्रैवल्स के अंदर वैल्यू दी है वो पूरी की पूरी आएगी 15,000। ठीक है। इसके अलावा कॉपीराइट के बाद और क्या बचा? पेटेंट्स भी आ गया, ये भी आ गया, ड्राइंग्स का भी हो गया, बिल्डिंग भी हो गई। फिर हमारे पास आई करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहले इसमें आ गया सन्ड्री डेटर्स, जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए हैं, जिनसे पैसा लेना है, जब तक पैसा नहीं मिलता है हमारी वो एसेट। ठीक है, कि एक तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट ही है जिसका हमें बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि इसका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म में मिलेगा, डेटर से अगर पैसा है वो 2-4 महीने के अंदर ही मिल जाएगा, इसलिए ये करंट एसेट की कैटेगरी में आता है। तो डेटर्स भी करंट एसेट। इसके अलावा हमारा स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी हमारी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट की कैटेगरी में आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया हमारा 30,000। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड है, कोई भी एक्सपेंस हमने एडवांस में पे किया है, अगर कोई इनकम हमारी एक्रूड है यानी कि इनकम रिसीव नहीं की है, अर्न कर ली है अभी रिसीव नहीं की है, वो भी हमारी करंट एसेट होती है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्योंकि इसका बेनिफिट भी नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा, यानी कि विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ्स मिल जाएगा, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस हमारी करंट एसेट होती है। तो यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड था, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड जो है वही हमारा प्रीपेड होता है। तो यहाँ पे आ गया इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड। अब इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड कितना आ गया? 1,000। ठीक है, इसके अलावा वेजेस हो गया, सैलरी वगैरह सब कुछ हो गया। अब लास्ट में यहाँ बचा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दो चीज़ें हैं, ये भी हमारी करंट एसेट है। कैश इन हैंड हमारा आ गया 10,000 और कैश एट बैंक आ गया 50,000। लो जी, ये हमारी बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटी लेते हैं। अब इनको हम टोटल करेंगे, दोनों साइड अगर मैच कर जाती हैं दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सही है। अगर यहाँ पे मैच नहीं करती तो कहीं ना कहीं हमने गलती की है। तो देख लेते हैं टोटल करके कितना आया। 2,22,000, 3,12,000, टोटल इसका आ रहा है 3,12,000। अब इधर का टोटल कर लेते हैं एसेट साइड का। ये आ गया 50, 60, 60, 90, 10, 25, 35, 36, 2,86,000, 8,000, 2,94,000, अच्छा 12, 10। लो जी, इसका भी आ गया 3,12,000, इसका भी टोटल हमारा 3,12,000 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, और अगर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उनको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ पे इसकी थोड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम कहाँ कहाँ एडजस्ट करते हैं। तो अब जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंट्स हैं उनको यहाँ पे ऐसी चीज़ें MCQs में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो MCQs है वो भी हम करेंगे। तो अगले सेशन में यहाँ पे जो है ऐसे कुछ और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो है इनसे रिलेटेड MCQs भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।